आप अगर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में जो इस्तेमाल होती हैं, तो मैं आपको इसके ना कुछ पहले फार्मूलाज लिखवा देता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह। जैसे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको फार्मूला आप लिख लें। ये आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इन होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर से दोहराएं, एल इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इन होल क्यूब, इन होल क्यूब, ये तो सिंपल इन होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और आगे अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये दो फार्मूले इस आपको याद होने चाहिए। अब हम देखना इसी इन फार्मूलों से किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये है जी वाला। तो उसने कहा अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की उसने वैल्यू दी है 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा उसने कहा है कि ये 2 है, क्योंकि मैं ज़रा सी जगह देखता हूँ कि ज़रा बड़ी जगह मैं करूँ उसको, यहाँ पे करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा उसने कहा है 2 है, और अल्फ़ा बीटा जो है यहाँ पे उसने कहा है कि ये 1 है। तो वैल्यू बताना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो ये फार्मूला यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इन होल क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा उसने आपको 2 दिया, तो 2 का क्यूब, फिर आगे उसने क्या लिखा, माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा का मतलब हुआ कि माइनस 3 आगे 1, ठीक है, और आगे फिर उसने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2। तो ये भी सवाल हो गया आपका। हाँ, ये तो आपका पुराना नाइन्थ का, जो नाइन्थ कह रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर के सवाल था, ये तो बेसिक सवाल था, ताकि आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अक्सर ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, अगर आप एन की साइड में भी आ जाते हैं, जो ज़रा ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो अक्सर बच्चे ईजी सवाल ही नहीं कर पाते, ये ईजी सवाल है, तो ये भी इनका आइडिया होना चाहिए। तो बच्चे मुश्किल सवालों की तलाश में होते हैं, ईजी सवाल मिस कर दो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स इज इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 8। मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखें एक्स वाई यहाँ भी आगे बैक्स और ऑप्शन बी करें, -1 2 को पुट करें, आपके पास ये देखें डायरेक्ट आंसर आ गया, तो उसमें टेंशन नहीं। अच्छा, ये है बायनोमियल और मोनोमियल और ट्राइनोमियल, कुछ चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी कहते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोमियल क्या होता है, तो मैं जो वो खाली पूरा करता हूँ। तो बेसिकली 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल ऐसा होता है, पॉलिनोमियल होता है जिसकी एक टर्म, वन टर्म जिस पॉलिनोमियल की होती है ना, तो आप उसको बोल देते हैं कि ये है मोनोमियल, ठीक है। फिर आपके पास आता है बाइनोमियल। ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी होती हैं 2 टर्म्स। अब फिर होता है ट्राइनोमियल। ट्राइन से समझ ही आ रहा होगा आपको कि इसकी होती हैं 3 टर्म। एग्जांपल है जैसे मोनोमियल के 2x 4x 6x, यह है मोनोमियल। बाइनोमियल क्या है, 3x माइनस 5। ट्राइनोमियल क्या होगा, जैसे 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। इसको हटा देता हूँ ताकि फिर बाद में आसानी होगी। तो अब सवाल में जाते हैं। तो उसने कहा ये देखें 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 7। तो ये आपके पास सिंपली, अब देखें कॉन्सेप्ट है आपके माई बाइनोमियल नहीं हो सकता, मोनोमियल तो ट्राइनोमियल होगा जिसकी 3 टर्म्स हैं। अच्छा, ये जो रूट्स वाले क्वेश्चन हैं इनको मैं या तो अभी समझा देता हूँ या आगे, रुके मैं इनको आगे, कितने इसके सवाल हैं, 3 इसके सवाल यहाँ से, मैं कह रहा हूँ इसको हम अगले इसमें रखते नहीं हैं, अभी आगे वाले सेक्शन में करा दूँगा। ये पहले मैं ये डिस्क्रिमिनेंट वाले देख लेते सवाल, फिर इसमें की तरफ जाएंगे।
तो डिस्क्रिमिनेंट का किस तरह ये किया हुआ है ये देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और आप उसका डिस्क्रिमिनेंट देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है भी, अगर आपने से चैप्टर पढ़ लिया तो आपको पैराबोला का पता होगा, वरना आप उधर ही जाके इसको समझेंगे, भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो बस आप इसका अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि अभी आगे इक्वेशन आपको एक आएगी, जैसे ये है, और या आगे आपके पास इक्वेशन है ये है जैसे, और कोई भी इक्वेशन है और आपने देखना है कि ये कितने यानी 2 पॉइंट्स में कट कर रही है या 1 पॉइंट पे कट कर रही है, कट ही नहीं कर रही, तो आप उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपको फॉर्मूला पता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पैराबोला कट कर रहा है 2 पार्ट्स पे। अब सवाल ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो पैराबोला है, पैराबोला बेसिकली ये शेप होती है, ये शेप, इसको या ये भी होती है या ये भी होती है, यानी जो यू शेप आप कह रहे हैं उसको, ये शेप। तो आपके पास आपको ये कैसे पता चलेगा कि पैराबोला जो है वो अपर कट मार रहा है या लोअर कट मार रहा है। ठीक है, आपको ये पता चल गया, अगर डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, आपको ये बात समझ आ गई है कि जो पैराबोला है वो 2 पॉइंट में कट करेगा। ये आपको आप कह रहे हैं मुझे बात समझ आ गई, लेकिन मुझे ये भी तो बताएं कि पैराबोला जो है वो अपर कट करेगा या लोअर कट करेगा, ये आपने मुझे बताएंगे। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि अगर जो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो अपर कट करेगा, और अगर जो ए ग्रेटर देन 0 है तो ये अपर कट करे, ए जो है अगर वो लेस देन 0 है तो वो लोअर कट करे। अब ए क्या है, ए बेसिकली जो है ए क्या है, ए क्या है, ए मैं आपको बताता हूँ क्या है। ए है जो आपका पहला होता है ना, ये बस ए होता है, ए बी सी, ये था ना फार्मूला, उम्मीद है ये आपको याद होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आपका जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है वो अपर कट कर रहा है। अगर ए जो है वो है लेस देन 0 जिसका मतलब है कि वो लोअर कट कर रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ 2 है इनमें, अगर आपको ये पता होना है अगर 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में आपको कैसा पता चलेगा कि वो कट कर रहा है, कि अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0, बस सिंपल बात। डिस्क्रिमिनेंट आपने लिया ग्रेटर देन 0, आपको बात होनी अब तो ये 2 जगहों से कट कर, और देख लें एक को, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका मतलब है अपर कट है, ए लेस देन 0 है तो उसका लोअर कट। ठीक हो गया, ये पहली चीज़ आपको समझ आ गई। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब है पैराबोला कट ही नहीं कर रहा उसके एक्स एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस क्या होती है यहाँ पर, तो बेसिकली ये था ना, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था इस सिनेरियो में, तो ये है तो ये यूँ कट करता था या वो यूँ कट करता था 2 हिस्सों में, ठीक है ना। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा कि ये एक एक्सेस है तो ये कट ही नहीं कर रहा, ये इसको कट किए बगैर जा रहा है, और इस सिनेरियो में भी कट किए बगैर जा रहा है। तो अगर उसका वही बात है ए ग्रेटर देन 0 है वो उसकी मुंह ऊपर होगा, और अगर उसका ए लेस देन 0 है तो उसका मुंह नीचे होगा। बस आप ए ग्रेटर देन 0 मुंह ऊपर होगा, ए लेस देन 0 तो मुंह नीचे होगा। तो पैरा अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो उसका मतलब है वो एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। ग्रेटर देन 0 में टच कर रहा है, लेस देन 0 में तो वो टच ही नहीं कर रहा। 2 कंडीशनें तो ये हो रही हैं आपके पास। आप तीसरी कंडीशन क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाए 0 के बराबर, ठीक है, 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है फिर क्या होगा, तो इसका मतलब होगा पैराबोला टच कर रहा है एक्सिस को 1 पॉइंट। वही बात, अगर ए ग्रेटर देन 0 मुंह ऊपर, ए लेस देन 0 मुंह नीचे। ठीक हो गया ना। अब सवाल को देखते हैं, ऊपर उसने सवाल क्या लिखा। इफ़, मैं नीचे नहीं जा रहा क्योंकि फिर उस बच्चों को वो होता है। इफ़ द ग्राफ, ये है क्वेश्चन, इफ़ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, इफ़ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन थी, meets x axis at only one point, then the value of t is। देखें जी, only one point की कहाँ पे होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या होता है, सोचें ज़रा थोड़ा।
ज़ीरो की इक्वल, तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली डिस्क्रिमिनेंट को आपने ज़ीरो के बराबर रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। आपके पास इक्वेशन है, मैंने आपको बताई हुई है। आपने सिंपली इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को ज़ीरो के इक्वल रखना है। जब आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, ये आपके पास a है, ठीक है ना, ये आपको पता है आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, ये आपके पास फिर कोई जब आप करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। सिंपली जब इक्वेशन बनेगी आपने इसको t को 3t। अगर वो कहता है मीट्स एट 2 पॉइंट, अगर दो हिस्सों में, तो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, ठीक है ना, कोई हिस्सा नहीं, तो लेस देन ज़ीरो करके आप करते हैं फिर सवाल। ठीक हो गया? तो अगले सवाल इसमें जाते हैं। Which of the following represents graph of quadratic function y equals to x square plus x plus 1? अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ इसके, यानी जो इक्वेशन उसने आपको दी हुई है ना, कौन सा जो है ना ये इक्वेशन उसने कहा कि आया इसका जो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, तो उसका मतलब है कि वो दो हिस्सों में टच कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो तो किसी कहीं टच नहीं कर रहा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि वो एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। अब देखें आंसर, जब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे ना, तो वो पता है क्या आएगा, ये मैंने आपको दिखा हुआ भी है, ये तो आपको डिस्क्रिमिनेंट आता है। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो ये आएगा -3, मतलब डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब है कि वो एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा, और वो एक सिनेरियो है ये वाला। डिस्क्रिमिनेंट आके लेस देन जीरो तो मतलब टच ही नहीं कर रहा, तो ये वाला सिनेरियो बना। तो मुझे उम्मीद है ये वाला भी हिस्सा आपको समझ आ गया होगा। तो अगले सवाल में जाते हैं। क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा? तो ये आपको पता है 4 - 4 मेगा -4 मेगा स्क्वायर, ये आपको पता है, क्योंकि 4 का क्यूब जो होता है 64 के बराबर होता है। ये किसका कौन सा सवाल है? ये मुझे नहीं अंदाज़ा कौन सा सवाल का हिस्सा, शायद किसी सवाल का हिस्सा हो, शायद ये सवाल का 21 का हिस्सा। ये आगे देखते हैं किसका, शायद किसी का पार्ट रह गया हो। अच्छा, अब हमें सवाल में आते हैं। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -2x + 2। If alpha beta are the roots of x square -2x + 2, then alpha over beta square plus beta over alpha square क्या होगा? सही। अब देखें, अगर हम ये करें कि आपको इसने अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर तो दिया हुआ है ना, आप इसको ज़रा खोलें के साथ, मतलब आप इसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसको ऊपर ये करके इसका वो फ्रैक्शन कह रहा हूँ, फ्रैक्शन नहीं, एलसीएम लेके फिर आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब करें, ठीक है, फिर इनका फार्मूला लगाएं, ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि उसने आपको कहा है कि जो अल्फ़ा बीटा है वो आप इधर से निकालें। मैं आपको एक फार्मूला बताना भूल गया हूँ कि सम जब भी आपने निकालने हो रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये मैं आपको, मुझे उम्मीद है वैसे काफ़ी से बच्चों को पता होगी, 90% को पता होगी। मैं फिर यहाँ पे एक चीज़ बता दें, सवाल में जाने से पहले ये चीज़ बताना इंपॉर्टेंट है कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की, और उसने कहा कि जो इन रूट्स का सम क्या होगा, तो वो आपको पता है वो हमेशा होता है -b/a। या अभी भी लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस सम के, आप इसको भी कह सकते हैं, ऐसे लिख दें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a कर दें प्रोडक्ट में, या आप इसका p भी लिख सकते हैं, या आप अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये सम का प्रोडक्ट का है। तो एक वो फार्मूला और भी होता है जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, और वो ये है कि जो डिफरेंस ऑफ रूट का एक फार्मूला है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का, और वो है √4² -4p। अगर आपको कह दे कि इन आंसर जो भी उनका डिफरेंस आपस में कितना है, तो आपको बताना चाहिए √s² - 4p होगा। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी थी।
मतलब ये है कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और आपका जो आंसर आया है, अगर आपने उसका सम देखना है, मतलब जो मिसाल के 5 और 2 आया है आपके आंसर, ठीक है, तो जो भी आंसर मिसाल के ऊपर 5 और 2 जो है ना, ये आंसर बनता है इसका। तो अगर आपको इसका सम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अगर आप ये वाला फार्मूला पुट कर दें आपको सम आ जाए। तो अब यही बात थी, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ज़रा इसको देखते हैं फिर से सवाल को। उसने कहा अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x के, देन आपने बताने क्या है। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, यहाँ तक हमने कर लिया था सवाल को। अब इससे आपने किससे निकाला सम। अच्छा, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब और अल्फ़ा बीटा, आपको इन दोनों की, अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए और अल्फ़ा बीटा आ गया आपको, तो सवाल सॉल्व हो गया। आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, यानी जो अल्फ़ा और बीटा बनती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को आप इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस बी ओवर 8 का 2। ठीक है, ये देखें 2 यहाँ से ऐसे आया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर 8 टू 2। सिंपली ये आपने किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा ये और अल्फ़ा बीटा ये हमने किया स्टेप। और इसके बाद आपने ये किया कि आपने सिंपली इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी इनकी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 यहाँ पे ये पुट किया, और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 2 ये इधर पुट की, और इधर पुट किया के पास ये देखें इनमें आंसर आ जाएगा -1। तो ये आपका 23 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। -1 प्लस अंडर रूट -3/2 फिर पावर 4 और इस। अच्छा, ओमेगा की मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, ओमेगा की वैल्यू बताई थी मैंने आपको कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये तो बाद में आपको पहले ही क्लियर करना था। अच्छा, अब क्या करना है कि एक मिनट, अच्छा ये आपको मैंने बात पहले ही बता दी है कि ये ओमेगा है। मतलब आपको देखें सवाल समझ देखते ही आ गई क्या थे, ये क्यूब रूट ऑफ थे ना। तो ये आपके पास ओमेगा है, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। तो ये दो बातें तो आपके पास क्लियर होगी, और ये ठीक है ना, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। अब हम अगले में इसमें जाते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ओमेगा है, मतलब आप ये क्या इसको लिखोगे आगे नीचे जाके, ओमेगा 4 ओमेगा पावर, यानी जो ओमेगा ये था, ये ओमेगा को हमने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा पावर 4। फिर आपके पास ये ओमेगा स्क्वायर था ना, जो ये था, तो आपने इसको पावर 2 लिख दिया, पावर 4 कर दिया, यानी बेसिकली ओमेगा प्लस ओमेगा 2 पावर 4 कर दिया। सिंपली इसको सॉल्व किया, ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सबके आंसर आ जाएगा। ये सिंपल बहुत बेसिक्स हैं, तो ये आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी इसी इसको ब्रेकआउट कर दिया इसका। तो ये इसका सीन है। तो ये एंड में आंसर आपको -1 आ जाएगा। इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन -1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा। ये बहुत ईजी सवाल है। देखें, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बात बताई हुई है। अब मैंने अगर आपको ये बात बताई हुई है, तो इसने कहा -1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ये करो कि ओमेगा को इधर ही रहने हैं, तो इधर देखें आप, ओमेगा को आप इधर ही रहने देते हैं, और 1 को और ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो -1 ये वाला, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का तो आपका सीधे क्या आंसर आ गया, तो ये है। तो सिंपली आपने क्या किया, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा को पुट किया, और प्लस ओमेगा वैसे ही था मौजूद ये वाला, उनको ऐड करेंगे 2 ओमेगा और पावर 9, तो 2 पावर 9 ओमेगा 9। ठीक हो गया ना। अब हम अगले वाले में जाते हैं। अच्छा, फॉर एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अरे आज हमारा जो इसका सेकंड लेक्चर था, जो सेकंड पार्ट था, जो वो देखेंगे, तो हम लोग इस वक्त इस क्वेश्चन में आए थे। तो सेकंड क्वेश्चन का ये था कि फॉर एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, S and P represent sum and product of roots respectively, then which of the following is the। अच्छा, ये मैं ज़रा डीप कर देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
उसने कहा है कि आपको इसने 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले सवाल देखते हैं। उसने कहा एस और पी जो है ना वो रिप्रेजेंट करें इसके सम और प्रोडक्ट को। अगर आप इसका सम ले लो तो वो बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी ओवर ए। अच्छा, ये बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी ओवर ए, इसका सम। अल्फ़ा बीटा बनता है इसका प्रोडक्ट, वो है सी ओवर ए। जो सम बनता है वो बनता है 5 और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 9 सी ओवर ए करके। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा विजिबल रहे। डार्क या तो रखा देते हैं क्योंकि इसमें कलर की कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। चलें इसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो उसने कहा फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 एस एंड पी रिप्रेजेंट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द। अब आपने ऑप्शन चेक करनी कि इनमें से कौन सी ऑप्शन राइट होगी। राइट लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सेटिस्फाई करना। एज यूजुअल मैं ऑप्शन बी जो क्योंकि करेक्ट थी। तो अगर आप देखोगे एस स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने वही वाला कर दिया तो नजर नहीं आया, रेडी कर लेते हैं। एस स्क्वायर इक्वल्स टू 3p माइनस 2 है ना, ये है इक्वेशन। अब अगर सम जो है इसका स्क्वायर लेने तो वो बन जाता है 5 5 से 25। प्रोडक्ट जो है वो 3 9 होता है 27 और माइनस 2 25। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो आपका ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट था। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर दूँ। सम ऑफ द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इज, हमेशा मैंने कहा हुआ है चाहे जो भी सम होगा आपने हमेशा क्या कह देना, इसको 0 कर देना है, ठीक है ना। सम ऑफ 5 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिर हम जाते हैं अगले सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में देखना है कि इसकी क्या ट्रू होगा। अब देखें वही है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जो मैंने यहाँ पे लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पर रीअरेंज कर दिया। मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया इसमें, और उसके बाद फिर मैंने इसको सॉल्व करूँगा। जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2x प्लस 3, तो बी स्क्वायर इसका डिटर्मिनेंट लिया और ये आ गया नेगेटिव। अब जब ये आ गया है नेगेटिव, इसका मतलब है कि पैराबोला ओपन कर रहा है अपवर्ड में। अब देखें सबसे पहले तो इसकी जो है वो है आपकी पॉजिटिव है ए, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो है तो उसका मुंह ऊपर ही, तो बल्कि आपको इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने आपसे नहीं पूछा कि पैराबोला टच कहाँ पे कर रहा है, ये सवाल मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। उसने आपसे ये तो नहीं पूछा ना कि भाई बताओ पैराबोला टच कहाँ पे कर रहा है। उसने सिर्फ ये आपसे पूछा था कि इसका फेस जो होगा पैराबोला का फेस वो किस तरफ होगा। तो वो तो जाहिर है क्योंकि अब देखें ना ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला का फेस फिर अपवर्ड ही होगा। तो ये है, ये भी सवाल हमने कर लिया। हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अभी मेरे ख्याल से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आ पाएगा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। तो इसके लिए मैं इधर आते हैं हम, और ज़रा इधर हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड जितने सवाल थे अब ज़रा उनको भी देखते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ये होती हैं बेसिकली कि मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन है, ये यहाँ मैं इक्वेशन लिखूँगा, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी अच्छा मेरे से ये मिसाक हो गया है, कहाँ पे गया वो डॉक्यूमेंट, ये रहा। तो ये होती है इक्वेशन। अब अगर ये है आपके पास इक्वेशन और यहाँ पे आपने इसके सामने लिखने हैं इसके रूट्स, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और एक और है सी एक्स स्क्वायर। अब अगर आपके पास वो कहे कि भाई तुम बताओ 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा के क्या बनेंगे रूट्स,
और एक की 1/α 1/β है, ये आपने ये निकालना है, इसके ये आंसर निकालना है। तो इसके लिए इसकी इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगी। अगर 1/α 1/β के, तो आपने करना ये कि सी को आपने शुरू में ले आना, cx² प्लस bx एज इट इज़ ही रहेगा और ए एंड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब अगर नेगेटिव हो जाए, अब अगर वो कहे कि भाई तुम नेगेटिव अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इनके बताओ कि इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, तो आपने इस वाली इक्वेशन के मिडल वाले साइन को नेगेटिव कर देना है, ax² माइनस bx प्लस c। अब वो अगर कहे कि 2α अगर होता है, 2α और 2β ये हैं तुम्हारे रूट्स, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या होगी। तो आपने करना ये कि ax² एज इट इज़ प्लस, मैं इसी ई की बात कर रहा हूँ, ax² एज इट इज़ प्लस, अब ये करना है कि n इसको हम बोलेंगे मिसाल के तौर पर, ये आपके पास n एज एन n है, तो n को यानी 2 को फर्स्ट एज इट इज़ ही रखना है, 2bx, और जब आप इसको प्लस c करेंगे तो इसी 2 का स्क्वायर ले लेना है, 2 का स्क्वायर 4c, मतलब एक तरह की इक्वेशन बनती है ax² प्लस n bx, ठीक है, प्लस n स्क्वायर c, ये इसकी एक तरह की इक्वेशन बनती है। अब हम ज़रा इन सवालों को देखें, मेरे पास यहाँ पे सवाल हैं इससे रिलेटेड, अब ज़रा देखते हैं इन सवालों को। अब मिसाल के तौर पे क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये है कि x² माइनस 5x प्लस 6 है, x² माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें और उसने कहा है कि 1/α और 1/β ये आप निकालो वैल्यू, 1/α 1/β की वैल्यू क्या रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन हमने देखनी है। तो क्या आपने करना है कि सी को आप शुरू में ले आएंगे, मैंने कहा था ना सी और ए की जगह आपने आपस में रिप्लेस करना है। आज सवाल करने से पहले आप वो इक्वेशन देख लें, उनको एक बार पढ़ लें, फिर आपको आसानी होगी, ठीक है ना। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक तो इस तरह का सवाल हो। दूसरा अगर आप देखें, अगर वो क्या है कि 3x² माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू x, इसमें तुम बताओ -α माइनस बीटा, सिंपली इस x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -x हो जाएगा, तो 3x² माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। -α माइनस बीटा हमने क्या कहा था, दरमियान में साइन इसका चेंज हो जाता है, 3x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और आपको इसका एक बस इसके सवाल हैं जो मेन है, अभी एक हिस्सा इसका और है, ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस आपको समझ होनी चाहिए इनकी कि किस तरह फॉर्मेशन इक्वेशन की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है। अब मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको देना था एक और टॉपिक का, और वो टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़रा ये वही सवाल हैं जो मैंने इसमें लिखवाए हैं, तो ये वही सवाल हैं। अच्छा, अच्छा एक और इससे मैं रिलेटेड सवाल आपको करा दूँ, फिर हम उसमें जाता हूँ। मुझे याद आया, अगर अब ये एक यानी आप समझ कंप्लीट सवाल होगा फॉर्मेशन इक्वेशन का से रिलेटेड, इसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो अगर आपको ये सवाल समझ आ गया ना, आपको समझ लें सारी चीज़ें तकरीबन समझ आ गई, तो ये सवाल आपने ना बहुत गौर से सुनना है। इसको मैं अगर हम ये कहें कि x² है आपके पास -5x और +6
और आपने रूट, आपको उसने कहा है -1/3 अल्फ़ा और -1/3 बीटा। ठीक है ना। अब इसको आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको पता है x² - 5x + 6 का जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। ठीक है, तो अगर हम -अल्फ़ा - बीटा के रूट्स देखें वो क्या होंगे? वो हो जाएंगे x² + 5x, ठीक है, और प्लस 6। अब अगर हम कहें कि -3 अल्फ़ा और -3 बीटा के क्या होंगे, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे 2 को मैंने पीछे मिसाल दी थी, तो nx का मैंने कहा था ना ax² + n जो भी bx है या प्लस n²c, तो यही फॉर्मूला आएगा। ये n नंबर था आपके पास, तो x² + n जो है आपके पास 3 है, तो 3 3 ज़ार 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 ज़ार, सॉरी यहाँ पे तो खाली 15 होगा सबसे पहले 15 और प्लस 15x प्लस आगे आ जाएगा आपके पास 3 3 9 और 6 9 ज़ार 54। यहाँ पे एज 3 मल्टीप्लाई होगा और आगे 6 में आपके पास 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने रीडायरेक्ट भी कर दिया इस इक्वेशन में। अच्छा, फिर जो चौथा है -1/3 अल्फ़ा, बेसिकली हमने इसका निकालना है ना, ये क्वेश्चन था। -1/3 अल्फ़ा हम कैसे करेंगे? -1/3 और -1/3 बीटा। हमने ऊपर देखा भी था, जब भी 1/अल्फ़ा करते थे या 1/बीटा करते थे तो c को a से आप रिप्लेस कर देते थे। यहाँ पे वही करेंगे। 54 शुरू में आ जाएगा, तो 54x² + 15x + 1 = 0। तो ये सवाल भी आपके पास हो गया। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्लियर कर दी। तो हम चलते हैं फिर अगले सवाल पे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और मेरे ख्याल से तकरीबन 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस भी मैंने बता दी आपको, पैराबोला से भी रिलेटेड जो जितनी चीज़ें थी, फिर ये ओमेगा की जो प्रॉपर्टीज़ थी ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और हमारे पास जो सवाल है, एक और मेरे पास, हाँ, ये रूट्स है। अब ये हमारे पास आखिरी है, इसका लेक्चर है नेचर ऑफ रूट्स, इसको आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन बनता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, जो रूट्स हैं ना, ये बेसिकली आपके पास होते हैं 4 किस्म के। ठीक हो गया? रूट्स आपके पास बेसिकली कितने होते हैं? 4 किस्म के होते हैं। आप इसको बेशक नोट डाउन कर लें, पहले आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको बता देता हूँ। मैं पॉज कर देता हूँ, आप पॉज कर लें बेशक वीडियो, ये हम नोट डाउन कर लें। अच्छा, मैं दरअसल नोट्स को भी यहाँ पे खोल रहा हूँ जी। तो मैं ये यहाँ पे ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बारी बारी हम चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक टॉपिक है आपके पास। रूट्स, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खाली रूट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट लेते हैं किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, तो आपके पास 4 यानी तरीके से आपके पास जवाब आ सकते हैं डिटर्मिनेंट का, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे लिख देंगे चौथा। पहला या तो हो सकता है कि जो भी आप डिटर्मिनेंट लें वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर ये केस होगा, आप इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल है और अनइक्वल है। ठीक है, अगर b² जो भी डिटर्मिनेंट लें वो ग्रेटर देन 0 आ जाए और हो भी ये परफेक्ट स्क्वायर, ये मैं बताना भूल गया, इसलिए तो रैशनल है स्क्वायर। ठीक हो गया? ये मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि स्पेस पूरी हो जाए। अच्छा, ये आपके पास पहली कंडीशन है कि अगर आप किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0, मिसाल के तौर पर 25 है,
अब 25 जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये रैशनल है और अनइक्वल। इस तरह की वैल्यू। अब अगर आप हो बी स्क्वायर माइनस, अगर आपके पास के यहाँ पे देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर ऐसा हो कि ये देखें, अगर आपका जो डिटर्मिनेंट हो वो ज़ीरो की इक्वल आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आ रहा है तब आपके पास क्या होगा, आपके जो रूट्स होंगे वो सबसे पहले तो इक्वल होंगे। अब आप कहेंगे इक्वल रूट्स का क्या मतलब होगा। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 जो है ज़ीरो की। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो ये ज़ीरो की इक्वल आएगा। ठीक होगी, आप चेक करना, आपको सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट आप ज़ीरो इक्वल है। और अजीब बात यह है, जब आप इसकी इक्वेशन को ब्रेक करेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो इसके रूट्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए 2x+5 2x+5 रूट्स इक्वल हैं, डिटर्मिनेंट अगर आपने डिटर्मिनेंट ज़ीरो ले रहे हैं, आपके पास रूट इक्वल आ रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं। और आप क्या कहोगे कि ये रैशनल है और इक्वल है। ठीक है, ये होगी दूसरी तरह की। अब तीसरी क्या किस्म की है, ये देखें, इरैशनल एंड अनइक्वल। अब ये कब फिनोमेना होगा, इरैशनल और अनइक्वल का। अगर आप डिटर्मिनेंट और वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, आप कहोगे नहीं वो तो रैशनल इक्वल नहीं था, अनइक्वल नहीं था। नहीं, वो रैशनल अनइक्वल तब था जब वो परफेक्ट स्क्वायर था। यहाँ की कंडीशन देखें, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप कोई भी मतलब आम मिसाल के तौर पे, अगर आप परफेक्ट कोई भी आपके पास इक्वेशन है, आप उसका डिटर्मिनेंट लो, और जब भी आप उसका डिटर्मिनेंट लो वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, आपको ठीक है, लेकिन वो क्या हो, आंसर आपके पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो आप कहोगे ये इरैशनल एंड अनइक्वल इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब आखिरी इसकी किस्म है इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब क्या इसका मतलब है कि इसको आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आपके पास डिटरमिनेंट लेस देन ज़ीरो आए, नेगेटिव में आ जाए, तो आप कहोगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल, या आप कह सकते हो सिंपली कि कॉम्प्लेक्स, आप बोल सकते हो इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल भी। हम इसके से रिलेटेड जो सवाल है वो देखते हैं। ये देखें, इस सिनेरियो में आप देखें 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। आप इसका सिंपली डिटर्मिनेंट लोगे तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। आप कहोगे इसकी इमेजिनरी रूट्स है। मैंने पहले कहा था कि डिटर्मिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा, आपने सोचना नहीं, इमेजिनरी रूट्स हैं। नीचे आए, आप देखें रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो आप वो से बच्चे करेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे, हाँ ये तो नॉट रियल है, रियल तो नहीं होगी क्योंकि इमेजिनरी टिक कर दिया, आगे जाके वो हमसे गलत होगा। आप देखेंगे नॉट रियल है क्योंकि और के ऑप्शन भी है, नॉट इक्वल भी नहीं होते। ठीक है, नॉट रियल नॉट इक्वल, और फिर आपने और के ऑप्शन में लगा देना। अब इसी तरह ये है, एक और है सवाल आपके पास, रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये बनता है 1+4=5। ठीक है, मतलब ये है कि ये इरैशनल है और अनइक्वल है। अब जो 5 है, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर रूट है? क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर रूट है? मेरा सवाल है आपसे। अब सोचें, जो 5 है वो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको कहोगे इरैशनल एंड अनइक्वल। अगर होता 25 तो आप कहते ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन तो ठीक है, तो रैशनल एंड तो क्या कहते हैं आप, अगर ग्रेटर देन मतलब 25 होता जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, जिसका डिटर्मिनेंट लो तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब 25 ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, तो आप कहोगे हाँ ये परफेक्ट, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो आप कहोगे रैशनल एंड अनइक्वल है। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है आप कहोगे इरैशनल एंड अनइक्वल है। ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। आप सिंपली काम करें, ये वाली डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं ऊपर ये जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको एक बार देख लें, याद कर लें, और आपका ये तकरीबन मैंने इसमें सारे टॉपिक्स को कवर करवाया है इस लेक्चर में। और देखिए ऊपर से मैंने बैक सॉल्व से रिलेटेड जो ट्रिकी MCQs होते हैं वो भी मैंने कवर कराए हैं। फिर अब अगर आप देखें, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, जो फिर प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है, और इस तरह फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर अगर आप देखें कि जो आपके पास था जो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड जितने सवाल आते हैं, फिर जो इक्वेशन की फॉर्मेशन है, फिर जो आपके पास पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आते हैं,
बैक सॉल्व है आपके पास जितना, ठीक है, हो गया। ये बेसिस सेम वाला हो गया। फिर आपके पास इस तरह के सवाल हैं, मैंने कवर कराए हैं। फिर ये ओमेगा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो होते हैं, तो ये भी हमारे इस लेक्चर में कवर हुए हैं। फिर ओमेगा से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, फिर इसकी थोड़ी फिगर थी आपके पास। फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को कवर किया था हमने यहाँ पर, तो ये है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ये रूट्स में हम आ गए थे। फिर हम ये हमारे पे पैराबोला का भी देखा कि किस तरह ग्राफ को टच और किस तरह इसका सिनेरियो होता है। तो ये मेरा लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। मैंने तकरीबन सारे टॉपिक्स कवर करा लिए, इससे इसी तरह ही सवाल आएंगे आगे एमसीक्यूज़ में भी। तो जी मैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कमेंट करें अगर पसंद आया, और अगर अगर आपको लगता है कोई बेहतर सजेशन दे सकते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।